एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय चल रहा है आपका अचीवर्स का सेलिब्रेशन वीक और कल इस सेलिब्रेशन वीक का लास्ट डे होगा। तो अगर अभी तक भी आपने अपने कोर्सेज परचेज नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इतना जो मैसिव डिस्काउंट आपको मिल रहा है ना, 40% डिस्काउंट, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वो हमने इस बर्थडे सेल के लिए ही यहाँ पर कर रखा था। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमने कई सारे यहाँ पर आपके कोर्सेज भी चला रखे थे जो आपके एक रुपए में आपको मिल रहे थे। 1 यूनिट फ्री मिल रहे थे, एलटी के कोर्सेज, यूटेट के कोर्सेज। अगर अभी तक आपने ये अवेल नहीं किया तो आप प्लीज इसे अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज कल लास्ट डे के बाद आपको ये हमारी ऐप पे शो नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एलटी क्लास 48। तो आज हमारी एलटी क्लास 48 है। अभी तक के जितने भी हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग टॉपिक्स को एमसीक्यू के फॉर्म में कवर किया। कुछ के मैंने टॉपिक्स भी आपको डिटेल में पढ़ाए थे। इसके अलावा अगर और डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियोस मैंने मेंबर्स के लिए भी अपलोड कर रखी है। आप चैनल की मेंबरशिप लेकर उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। आज जैसा कि मैंने पिछली क्लास में ही आपको बता दिया था कि क्लास नंबर 48 में हम पूरा जो आपका एकेडमिक एप्टीट्यूड सेक्शन है उसका एक टेस्ट लेंगे। अब मैं आपको बता दूं, वैसे आपके जो एलटी का एग्जाम है उसमें एकेडमिक एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी मैंने 25 क्वेश्चंस ले रखे। ठीक है, आपके 5 यूनिट्स में से मैंने 25 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विच एजुकेशनल फिलॉसफी स्ट्रांगली एडवोकेट्स दैट एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल सोशल कंस्ट्रक्ट्स। तो कौन सा ऐसा शैक्षिक दर्शन है जो किसको समर्थन कर देता है कि शिक्षा जो है बच्चे की वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चे के नेचुरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म। तो ये है आपका नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या कहता है, बच्चे के अंदर जो नेचुरल एबिलिटीज हैं उनको अपने आप यहाँ पर विकसित होने। तो आप स्कूल में क्लास में बिठाकर उसे मत पढ़ाओ, नेचर के हवाले कर दो। नेचर उसे अपनी नेचुरल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग खुद से क्या करेगा, डेवलप कर देगा, खुद सिखा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following Indian educational thinkers propounded the concept of integral education, पूर्ण शिक्षा। देखो मैंने ये पहले भी बताया था आपको कि जो टाइप ऑफ एजुकेशन किस आपके थिंकर ने, किस एजुकेशनल थिंकर ने कैसी दी है वो आप हमेशा याद रखिएगा। उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पूछा है कि इंटीग्रल एजुकेशन किसने दिया है, पूर्ण शिक्षा कह सकते हैं इसे। तो ये क्या है आपका, स्वामी विवेकानंद ने दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो या महात्मा गांधी। तो ये दिया है आपका श्री अरबिंदो ने। पूर्ण शिक्षा इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब है जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के उन सबका डेवलपमेंट करना। सिर्फ आप उसके माइंड में या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, ओवरऑल पूरा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हर चीज का डेवलपमेंट कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने कौन सी दी है, याद होगा आपको, मैन मेकिंग एजुकेशन। ठीक है, बताया था ना मैंने, मैन मेकिंग एजुकेशन दी है इन्होंने। और महात्मा गांधी ने कौन सी दी है, महात्मा गांधी ने दी है आपकी बेसिक एजुकेशन। ठीक है, कौन सी दी है, बेसिक एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ड्यूरिंग विच कॉग्निटिव स्टेज डज अ चाइल्ड डेवलप कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, मास एंड नंबर थ्रू रिवर्सिबल लॉजिक। ठीक है, तो पियाजे की स्टेजेस हैं आप जानते ही हैं। ठीक है, तो 4 स्टेजेस में से अलग अलग स्टेज की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। तो यहाँ पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पूछी है, कंजर्वेशन यानी संरक्षण पूछा है, और आपसे रिवर्सिबिलिटी भी पूछा है। ठीक है, रिवर्सिबल लॉजिक यानी प्रतिवर्ती तर्क। जब बच्चे को ये आ जाए कि भाई 2 + 3 क्या होता है, इक्वल टू 5 होता है, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। ठीक है, वो रिवर्सिबिलिटी आनी चाहिए। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर मैंने इसमें और इसमें फिल किया है तो क्या है, कंजर्वेशन अगर होगा बच्चे के अंदर कि क्वांटिटी जो है यहाँ इस शेप पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है अगर इसमें, तो बच्चा इसे ज्यादा नहीं कहेगा। ठीक है, कहेगा सेम वाटर है। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। तो सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कौन सी स्टेज में जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, removing an unpleasant core to reward a student for showing cooperative behavior is known as। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हो,
बच्चे ने अच्छा व्यवहार किया तो कोई नेगेटिव चीज जो उसको परेशान कर रही थी वो आपने हटा दी, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। देखो एक अच्छे व्यवहार को अगर आपको क्या करना है, आपको उसे प्रबल बनाना है तो वो रीइंफोर्समेंट। तो पनिशमेंट का तो कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है, पनिशमेंट तो नहीं होगी। पनिशमेंट हमेशा किसी व्यवहार को रोकने के लिए होता है ताकि वो व्यवहार दोबारा दोहराया ना जाए। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्बलन होता है। जो भी आप व्यवहार करवाना चाहते हो बच्चा उसे दोबारा करे। तो यहाँ पर तो क्या है, कोऑपरेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, उसको आपको और ज्यादा क्या करना है, आपको पुनर्बलन देके और ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो रीइंफोर्समेंट आएगा। लेकिन कैसा रीइंफोर्समेंट है, मैंने पहले भी बता रखा है, पॉजिटिव मतलब देना। अगर आप कोई चीज दे रहे हो एज अ रिवॉर्ड तो वो पॉजिटिव। अगर आपने कोई जो चीज उससे परेशान करती है वो हटा ली, दैट इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। मान लीजिए आपने बच्चे को बहुत एक्सेस होमवर्क दे रखा था, आपने कहा था भाई 100 पेज लिख के लाना, बच्चे ने कुछ अच्छा व्यवहार किया, आपने कहा ठीक है अब 100 पेजेस लिखने की जरूरत नहीं, आपने उसे रिड्यूस कर दिया या हटा ही दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। The landmark recommendation for the standard structural pattern of 10 plus 2 plus 3 across India was initiated by which historical commission? तो पूरे भारत में 10 plus 2 plus 3, ठीक है, फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक, 2 का मतलब 11th और 12th, 3 का मतलब ग्रेजुएशन के 3 साल, ये मानक संरचनात्मक पैटर्न किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था, किस आयोग की सिफारिश पर? मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, कोठारी कमीशन, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है, मैंने इस तरह के क्वेश्चन काफी डाले हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर उसी पर बेस्ड आएगा, लेकिन पिछले बार का एलटी का पेपर देखना, क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आने लग गए। चलो, असर्शन क्या है कि स्कूल फंक्शंस एज अ हाईली वाइटल एक्टिव एजेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोशल चेंज, यानी कि स्कूल जो है एक प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक के रूप में कार्य करता है। मतलब सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्कूल। रीजन दिया है कि स्कूल्स मेयरली प्रिजर्व एंसेस्ट्रल कल्चरल ट्रेडिशंस एंड कंप्लीटली लैक एनी कैपेसिटी टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स। रीजन ये दे रहे हैं कि स्कूल में केवल जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं चली आ रही हैं उनको संरक्षित, उनको प्रिजर्व करने का काम होता है, और जो मौजूदा यहाँ पर इस समय जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल ही विपरीत है। पहला असर्शन में हमने देखा कि प्रोग्रेसिव एक अच्छा सोशल चेंज लाने में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, दूसरे पे कह रहा है नहीं सिर्फ संरक्षित कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही। एजुकेशन या स्कूल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी समाज की कुरीतियां हैं उनको दूर करके हम अच्छी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, बिल्कुल एक सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। एजर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर को प्रिजर्व करता है, ये सही बात है, लेकिन बिल्कुल भी उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, ये गलत है। तो यहाँ पर रीजन यहाँ रॉन्ग है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें तो ए और आर दोनों ट्रू दे रखे हैं, इसमें भी दोनों ट्रू दे रखे हैं, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, असर्शन है प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कैन बी कंडक्टेड इंटरचेंजेबली बाय एनी टीचर विदाउट प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक परामर्श जो आपको एक काउंसलिंग दी जाती है, प्रोफेशनल काउंसलिंग, वो कोई भी टीचर दे सकता है बिना किसी ट्रेनिंग के, ऐसा नहीं है। जो प्रोफेशनल काउंसलिंग होती है उसके लिए आपका वेल ट्रेन्ड सर्टिफाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो असर्शन तो यहीं से रॉन्ग हो गया। फिर भी रीजन देखते हैं यहाँ क्या दिया है, स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग requires specific diagnostic skills in stress management, clinical empathy and non-judgmental dialogue। बिल्कुल सही है कि अगर आपको एक विशिष्ट प्रकार का परामर्श देना है तो इसके लिए स्किल्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ को आपको क्या करना है, स्ट्रेस मैनेज करना है, तनाव प्रबंधन, नैदानिक सहानुभूति, और यहाँ पर जजमेंटल नहीं होना है आपको। मतलब ये नहीं कि आपसे कोई आकर अपनी परेशानी कह रहा है और आप क्या कर रहे हैं, आप जजमेंटल हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि गलत है सही है, नहीं, गलत सही कुछ नहीं होता, आपको तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो गैर निर्णयात्मक संवाद में विशिष्ट नैदानिक कौशल की आवश्यकता होती है, आपके अंदर आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का स्किल होना चाहिए, इसके लिए आप ट्रेंड होने चाहिए। तो रीजन बिल्कुल सही है, आर इज करेक्ट बट ए इज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए इज फॉल्स है, ठीक है, ए फॉल्स है और आर ट्रू है, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अगेन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन,
Implementing blended teaching designs in secondary institutions accelerates personalized individual learning paces. Blended teaching सबसे पहले होती क्या है, हमने पढ़ रखा है। अगर आप जो थोड़ा बहुत मटेरियल अभी एक तो आप ट्रेडिशनल जो क्लासरूम में आप देखते हो कि बिल्कुल फेस टू फेस टीचिंग हो रही होती है, लेकिन ब्लेंडेड का मतलब आपने मिक्स कर दिया, जो ऑनलाइन आपकी जो टीचिंग होती है और जो फेस टू फेस टीचिंग होती है उसको मिक्स कर दिया। जैसे कि आपने बच्चों को पहले से कोई लेसन के मॉड्यूल्स जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में घर से तैयार करने को दिए थे कि वो घर से बच्चे इनको पढ़ के लाएंगे, क्लासरूम में उनके ऊपर बेस जो है हम क्वेश्चन फेस टू फेस डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्लेंडेड टीचिंग, जहाँ पर मिक्सचर हो रहा है। आप थोड़ा बहुत जो है बच्चों को ऑनलाइन भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और बाकी यहाँ पर आपका स्कूल में भी फेस टू फेस टीचिंग हो रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम ब्लेंडेड टीचिंग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, तो उससे पर्सनल और इंडिविजुअल लर्निंग पेसेस जो है यहाँ पर एक्सिलरेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर माध्यमिक संस्थानों में मिश्रित शिक्षा डिजाइनों को लागू करने से व्यक्तिगत शिक्षा गति को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल सही, हर बच्चा अपने पेस पर सीखता है। अब क्लासरूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप टीचर जो है वो सबकी गति के अनुसार चलना मुश्किल हो जाता है, कोई स्लो है कोई फास्ट है। तो यहाँ पर अगर आप बच्चों को थोड़ा बहुत मटेरियल घर पे पढ़ने के लिए दे रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से दे रहे हैं, कुछ घर पे उनको रिसर्च करने को दी जा रही है, तो बच्चा अपने पेस पर, उसके पास अपना समय, चाहे वो स्लो चले फास्ट चले, जरूरी नहीं है क्लास के साथ उसको भागना है कि भाई उसका एक 30 या 45 मिनट्स का एक आपको पीरियड मिला हुआ उसी में उसको करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। रीजन क्या है कि ब्लेंडेड टीचिंग कंप्लीटली एलिमिनेट्स फेस टू फेस क्लासरूम इंटरेक्शंस एंड सब्स्टिट्यूट्स द टीचर विद फुल्ली अनगाइडेड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। ये बिल्कुल गलत है कि मिश्रित शिक्षण पूरी तरह आमने सामने, मतलब ये कह रहे हैं कि फेस टू फेस क्लासरूम बिल्कुल हट जाती है और टीचर को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो किससे, किसी भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल गलत है ये, तो ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अगेन सी ऑप्शन। ठीक है, अब सब में सी है लेकिन यहाँ पर जरूर चेक करना कि किसको ट्रू लिखा है किसको फॉल्स लिखा है। नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन डिमांड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग मटेरियल्स टू अकोमोडेट डाइवर्स चिल्ड्रन। बिल्कुल सही है, एक समावेशी शिक्षा में क्योंकि अलग अलग आपकी नीड्स वाले बच्चे बैठे होते हैं तो सबके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने जरूरी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्लासरूम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लर्निंग मटेरियल में, ताकि हर बच्चे की नीड जो है वो सेटिस्फाई हो सके। रीजन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम्स दैट डेफिसिट प्रॉपर्टीज लाई प्योरली विद इन द डिसेबल्ड स्टूडेंट फोर्सिंग देम टू मॉडिफाई देमसेल्व्स टू फिट द स्टैंडर्ड सेटअप। लेकिन ये गलत है, इंक्लूसिव एजुकेशन ये नहीं मानती कि जो गलती है, जो डिसेबिलिटी है वो तो बच्चे के अंदर है, तो बच्चा ही जो है इसके यहाँ पर जिम्मेदार है अपनी इस गलती के लिए, वो ही मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है, उसको मॉडिफाई करना चाहिए जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर फिट होने के लिए। नहीं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, आपको इस तरीके से अपना क्लासरूम का सिनेरियो बनाना पड़ेगा कि हर बच्चे की जो नीड्स है वहां सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं सबके ऊपर लागू हो सकता, सबकी लर्निंग जो नीड्स होती है वो डिफरेंट होती है। सिर्फ हम डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, अगर सारे नॉर्मल बच्चे हैं तब भी उनमें बहुत सारी आपको अलग अलग डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ अ टेस्ट मेजर्स मास्टरी लेवल अचीवमेंट इन अ सब्जेक्ट इट इज नोन एज क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट। तो देखो, अगर एक टेस्ट जो है किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में आपकी मास्टरी चेक कर रहा है तो वो एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हुआ। ठीक है, देखो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, मानक, ये आपका देख रहे हैं कि टॉपिक पे आपकी कितनी पकड़ है। अगर क्राइटेरिया की बात होती तो आपके लिए एक सेट क्राइटेरिया कर देते हैं, बस इसे क्रॉस कर लो आप इस पे क्लियर पास हो जाओगे। जैसे कि सीटेट का एग्जाम होता है, भाई 150 में से 90 नंबर लाने, वो ये नहीं चेक कर रहे कि आप 150 में से 148 कितने लाए हैं, 149 कितने लाए हैं, वो कोई मेरिट नहीं बन रही। सिर्फ एक क्राइटेरिया सेट है, 90 पार कर लो, बाकी कितने भी लाओ उन्हें कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो क्राइटेरिया होता है। डायग्नोस्टिक में हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जो है आपका रैंकिंग के लिए भी काम आता है। क्लासरूम में जो है आप नॉर्म रेफरेंस टेस्ट लेते हो, अचीवमेंट टेस्ट, जो वो आपका एग्जामिनेशन होता है, ताकि वहाँ रैंक्स, अब तो खैर ग्रेड्स दिए जाते हैं और रैंक्स नहीं निकाली जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखें, पहले जो होता था रैंकिंग सिस्टम जो होता था उसके लिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ही यूज किया जाता था, विच इज योर अचीवमेंट टेस्ट। लिकर्ट्स मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर अचीवमेंट टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट। तो आपका लिकर्ट, गुटमैन, ये सब क्या है, ये सब आपके स्केल्स हैं जो आपके एटीट्यूड को मेजर करते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, एटीट्यूड टेस्ट।
नेक्स्ट है आपका मैच करना है। यहाँ पर आपको एक तरफ आपको थिंकर्स दिए हैं, एक तरफ उनका पेडागोजिकल वर्क दिया हुआ है, तो आपको यहाँ मैच करना है। यहाँ पर है हमारे पास रविन्द्रनाथ टैगोर, गिजुभाई भदेका, महात्मा गांधी, जॉन डीवी। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके साथ जोड़ोगे, शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। गिजुभाई भदेका दीवा स्वप्न, पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बाल देव भव इनका स्लोगन भी था। महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया, और जॉन डीवी आपका प्रैग्मेटिक अप्रोच, ठीक है, अपनाते थे। तो ये आपका लेबोरेटरी स्कूल्स हो जाएगा। तो 1 के साथ आ रहा है सी, तो यहीं पे से होगा आपका आंसर। 2 के साथ है ए, ये आ गया, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलेंगे, मैच द साइकोलॉजिस्ट विद देयर अंडरलाइंग लर्निंग थ्योरी मैकेनिज्म। तो साइकोलॉजिस्ट है यहाँ पर, और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, उसके आपको अकॉर्डिंग इसको मैच करना है। इवान पावलोव, एडवर्ड थॉर्नडाइक, लेव vygotsky, जीन पियाजे, ठीक है। पावलोव की आपकी कौन सी है, इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है। और भी आप देख लो अगर आपको कोई डायरेक्ट मिल रहा है तो, जैसे वाइगोत्स्की का ZPD होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। पियाजे का स्कीमा होगा, स्कीमा वाला कॉन्सेप्ट उन्हीं का दिया हुआ है। थॉर्नडाइक की क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, और पावलोव की क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है आपकी। तो यहाँ पर आपका 1 के साथ आ रहा है बी, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। 2 के साथ आ रहा है ए, ये है आपका ए वाला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है आपका if a teacher do a research to solve indiscipline problem in his or her classroom, it is which type of research। तो एक शिक्षक है, उन्हें इनडिसिप्लिन की आप कह सकते हैं अनुशासनहीनता की समस्या अपनी क्लास में देखने को मिल रही है, उसके लिए वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए छोटी सी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं अपनी क्लास में। तो किस तरह की रिसर्च हुई, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन बेसिक। तो इस तरह की रिसर्च को हम क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच करना है आपको डिजिटल इनिशिएटिव्स को उनके कोर टेक्नोलॉजी फंक्शन के साथ। यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी कौन सी आपकी यूज हो रही है और यहाँ पर डिजिटल इनिशिएटिव कौन से, दीक्षा, स्वयं, प्रज्ञाता, ज्ञान दर्शन। और वहां पर क्या है, स्कूल टेक्स्ट करिकुलम नेशनल पोर्टल, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स रिपोजिटरी, डिजिटल एजुकेशन गाइडलाइंस ऑन स्क्रीन टाइम लिमिट्स, एजुकेशनल सैटेलाइट टेलीविजन चैनल। तो देखो ज्ञान दर्शन तो आपका एजुकेशन सैटेलाइट टेलीविजन चैनल ही है। प्रज्ञाता में आपकी गाइडलाइंस है, ये आपकी कोविड के टाइम पे आई थी कि किस तरीके से ऑनलाइन, क्योंकि वहां पे सारी टीचिंग हो रही थी, तो किस क्लास के लिए कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, प्रज्ञाता की गाइडलाइंस है ये। फिर स्वयं में जो है आपके मूक के कोर्सेज, ठीक है, ये उसकी रिपोजिटरी है मूक में जो आपके ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। और दीक्षा, दीक्षा में आपकी जो स्कूल टेक्स्ट बुक है उसका एक सप्लीमेंट्री मटेरियल, सारी टेक्स्ट बुक वगैरह वो सबसे रिलेटेड आपका ये ऐप है, जो एक तरह का नेशनल पोर्टल है, ठीक है। तो ये आपका लाइन वाइज ही चल रहा है, 1 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ बी और 4 के साथ डी, ए ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नवोदय स्कूल्स वाज द रिकमेंडेशन ऑफ। तो नवोदय स्कूल जिन्हें हम पेस सेटिंग स्कूल्स भी कहा करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के आपका इसका जिक्र हुआ था कि नवोदय स्कूल जिसे हम पेस सेटिंग स्कूल्स कहते हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो रूरल एरियाज में रहने वाले टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसके बाद उनका सिलेक्शन नवोदय स्कूल्स में होता है। रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जहाँ पर उनकी ऑलमोस्ट फ्री पढ़ाई होती है यहाँ पर, ठीक है, रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। और इसके अलावा आपका डाइट कह लीजिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कह लीजिए, वो सारे कॉन्सेप्ट भी आपके 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में ही आए थे। नेक्स्ट है आपका E.G. विलियमसन वाज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इक्लेक्टिक काउंसलिंग या डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो E.G. विलियमसन है आपके चीफ प्रोपोनेंट डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। 2 तरह की काउंसलिंग होती है, निर्देशात्मक परामर्श और गैर निर्देशात्मक परामर्श। जो निर्देशात्मक परामर्श होता है उसमें जो परामर्शदाता होता है, काउंसलर होता है, उसकी भूमिका मुख्य होती है, वो ही आपका जो सब्जेक्ट है उसको पूरा डायरेक्शन दे रहा है, बता रहा है कि क्या कैसे करना है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है ज्यादातर। जबकि अगर हम नॉन डायरेक्टिव की बात करें तो जो क्लाइंट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, वो सारी चीजें बताता जाएगा। जो काउंसलर होता है वो लिसनर ज्यादा होता है, वो डायरेक्शंस नहीं दे रहा है, वो सुन रहा है और इसके बाद प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका E.G. विलियमसन जो है डायरेक्टिव काउंसलिंग के प्रोपोनेंट है, और नॉन डायरेक्टिव के कौन है, कार्ल रॉजर, ठीक है, कार्ल रॉजर। नेक्स्ट पे चलेंगे,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन, ठीक है, तो आपकी स्कीम्स दी हुई है, ये कब हुई है लागू है आपको पता होनी चाहिए, तो ये है मार्च 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, राइटिंग डिफिकल्टीज इन लर्निंग इज कॉल्ड, तो लर्निंग डिफिकल्टीज पे आपका क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो राइटिंग डिफिकल्टी को आप क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, तो ये होता है डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हायरार्किकल लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, मेमोरी लेवल टीचिंग सेंटर्स ऑन रोट रिकॉल एंड स्ट्रक्चर्ड मैकेनिकल ड्रिलिंग ऑफ फैक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग emphasizes grasping structural patterns, connections and analytical applications, reflective level teaching is problem centered and promotes metacognitive self regulation। देखिए यहाँ पर आपके 3 लेवल्स दिए हुए हैं, और ये मैंने आपको टीचिंग के लेवल्स के टाइम पे बताया भी था। सबसे निचले स्तर का शिक्षण मेमोरी लेवल का होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, फिर थर्ड पे आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। मेमोरी लेवल में बच्चा सिर्फ और सिर्फ रटता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर मैकेनिकल ड्रिल्स हो रही है, यहाँ पर यांत्रिक अभ्यास हो रहा है, रट रहे हैं बस खाली, ठीक है। वो जो क्लासरूम में आवाज आती है 2 1 2, ठीक है, वो सारी जो है टेबल्स रटी जा रही है, वो सारी चीजें, CAT कैट BAT बैट, ये वाला आपका लेवल का टीचिंग होता है। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करते हो, पैटर्न समझते हो, विश्लेषणात्मक जो है अनुप्रयोग है वो करते हो। और थर्ड लेवल जो होता है, हाईएस्ट लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, हायर क्लासेस में यूज होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यहाँ पर आपका डेवलप होता है, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स यहाँ पर डेवलप होंगे। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स क्या होते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, आपके जो दिमाग में प्रोसेस चल रहा है, आप कैसे याद कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये सब आपका मेटाकॉग्निटिव स्किल्स के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों लेवल इसके बारे में सही लिखा हुआ है, तो इसमें पूछा है ना कौन से आपके सही है, तो यहाँ पर तीनों ही सही है, तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्रूव टीचर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है वो आपका लाया गया था प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट नोटिस मॉडिफिकेशंस डिक्लेयर्ड विद NEP 2020 रिगार्डिंग स्कूल लेआउट फ्रेमवर्क्स, ठीक है। तो NEP के आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि यहाँ पर कौन से सही है, ठीक है। डिसमेंटलिंग द 10+2 करिकुलर स्ट्रक्चर टू इंटीग्रेट 5+3+3+4 डिजाइन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। पहले का जो आपका 10+2 स्कूल स्ट्रक्चर था उसको इन्होंने न्यू स्ट्रक्चर से यहाँ रिप्लेस कर दिया है, 5+3+3+4 हो चुका है, करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। एक नेशनल स्टूडेंट असेसमेंट डायग्नोस्टिक सेंटर परख के नाम से खोला गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड BEd डिग्री इन्होंने यहाँ पर स्टैंडर्ड मैंडेटरी कर दिया है कि ये जरूरी होगा बीएड के लिए कि 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड चलेगा, कब, 2030 के बाद, बिल्कुल सही है तीनों स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन कौन सा सही है, सी, 1 2 एंड 3 ऑल 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपने अगर इंडिया में एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक होती है, क्लास 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो इसे कह रहे हैं कि अगर इसमें आपको यहाँ पे सार्वभौमिकरण करना है, यूनिवर्सलाइजेशन करना है, तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल प्रोविजन फॉर स्कूलिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एनरोलमेंट मतलब सारे बच्चों का दाखिला होना चाहिए स्कूल में। अब दाखिला होने के बाद ये नहीं कि बच्चे 1-2 क्लास पढ़े और उसके बाद चले जाए, पूरी कंप्लीट करनी है एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 8 तक, तो यूनिवर्सल रिटेंशन में होना चाहिए, ठहराव भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने क्लास 2 में, क्लास 3 में एडमिशन दिलवाया था, क्लास 1 में एडमिशन दिलवाया था, बच्चे ने 4 तक पढ़ा उसके बाद छोड़ दिया, तब भी उसे पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिटेंशन भी होना चाहिए। और तीसरा, यूनिवर्सल प्रोविजन फॉर स्कूलिंग, स्कूलिंग भी जो है बच्चों के वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि स्कूल बहुत दूर दूर है, जो कई किलोमीटर बच्चों को चल के जाना पड़ रहा है, तभी तो वहां पे आएंगे वो, ठीक है। तो विद्यालय के सार्वत्रिक व्यवस्था की जाए कि सब जगह स्कूल अवेलेबल भी हो, तो ये सारे ही हैं, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। और लास्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, when was CIET established and which apex body does it operate under। तो CIET का क्वेश्चन पिछली बार आपका आया हुआ भी है, 2024 के एग्जाम में आपसे फंक्शंस पूछ लिए थे। CIET है क्या, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, बेसिकली आपका जो भी स्कूल्स में रिक्वायरमेंट होती है ऑडियो एड्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी विजुअल एड, वीडियो एड्स वगैरह, सप्लीमेंट्री मटेरियल, वो सब प्रोवाइड करना, उनमें टीचर्स को ट्रेन भी करना, कैसे ICT को यूज करना है क्लासरूम में, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी होती हैं। तो ये कब आया था और
कौन सी एपेक्स बॉडी के अंतर्गत ये काम करता है? तो 1984 में एस्टैब्लिशमेंट एंड एनसीईआरटी के अंतर्गत ये काम करता है। आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड है ये टॉपिक भी, ठीक है। तो आज हमने ये 25 क्वेश्चंस किए, जहां से मैंने आपको ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ओवरऑल आपके 5 यूनिट्स में से क्वेश्चंस लेकर आपके सामने एक पेपर बनाया जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट वाले, मैच द फॉलोइंग वाले डालकर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के भी ऑप्शंस डालकर आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी और टफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज जितना हम पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक सब वही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको भी आप कर जाओगे बहुत आसानी से। यू जस्ट नीड सम प्रैक्टिस। इसके अलावा आप जानते ही है, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया कि हमारी सेल जो चल रही है वो कल उसका लास्ट डे है। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है, कोई कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि जून में हमारे नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, एलटी का नया बैच आ जाएगा, यूटेट हमारा स्टार्ट होने वाला है, फिर इसके बाद इतना हैवी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट हो सकता है अलग अलग दिनों पे आए, ठीक है, जून में भी जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे, लेकिन इतना हैवी डिस्काउंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर परचेज करना है अभी परचेज कर लो, जून में आपके नए बैच स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां पर आपको मदद मिलेगी अगर आपने पहले से बैच परचेज करके यहाँ पर रखा हुआ होगा। इसके अलावा आप एक रुपए वाले ये जो कोर्सेज है इनको भी चेक करके देख सकते हो। अब यहाँ पर इसका फायदा क्या है, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या है अपनी ऐप में कोर्स को डिलीवर करने की। दूसरा ये कि अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आपके सामने एक यूनिट आ जाता है ना, आपको पता चल जाता है अच्छा इसमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो आपको भी एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि अगर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है तो किस तरीके से करनी है। तो इट इज नॉट मतलब एनी वेस्ट, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको मतलब यहाँ पे लगेगा कि मैंने क्यों खरीदी है। एक ही रुपए का है, टेक्निकली हम कर नहीं सकते उसे जीरो, नहीं तो ये अदरवाइज फ्री ही था, हमें 1 रुपी रखना ही पड़ा। फ्री टेस्ट तो आपके बहुत ही काम आएगा। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, 5 फ्री टेस्ट आपको मिल रहे हैं, एलटी के भी मिल रहे हैं, यूटेट के मिल रहे हैं, सारे अवेलेबल हैं ऐप में। और जैसा कि मैंने कहा 23 लास्ट डेट है, इसके बाद आपको ये हमारी ऐप में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। 17 to 23 आपका आने वाला था, तो इसको आप चेक कर लीजिए और आज ही आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमारा जो ऐप का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आज आपकी एलटी की ये लास्ट क्लास हो गई है, हमने सारे यूनिट्स कवर किए, एक टेस्ट भी कर लिया है। इसके बाद आपका जो नया बैच शुरू होगा, देखते हैं उससे रिलेटेड हम यूट्यूब पे आपके लिए कैसी क्लासेस लेकर आएंगे। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पर क्लासेस हुई हैं इनकी फ्री पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।